दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी की। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। स्पेशली वीडियो में हमने बात करी थी कि कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी कैसे निकालते हैं पूरा फॉर्मेट के साथ। तो इस वीडियो में आप पूरा डिटेल में समझेंगे कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो कैसे बनता है। तो बिना कोई देरी के शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में बेसिकली क्या क्या आता है। तो जो भी हमारे नॉन करंट एसेट में चेंज आता है ना, नॉन करंट एसेट, बैलेंस शीट में जो नॉन करंट एसेट वाला पोर्शन है वो सारा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए। तो नॉन करंट एसेट में बेसिकली क्या क्या आता है, आप समझो बात है। फिक्स्ड एसेट आते हैं, फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स का मतलब क्या है, देखो फिक्स्ड एसेट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है मैंने, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रखी है। दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल, इनटेंजिबल। ठीक है, ये दो तरीके के होते हैं, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। जैसे कि बिल्डिंग, मशीन, फर्नीचर। इनटेंजिबल जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क। इन सब इन्वेस्टमेंट करते हुए कैश का आना जाना। तो बेसिकली इसमें दो तरीके से कैश आना जाना हो सकता है। एक होता है परचेज करते हुए, जब भी हम कोई परचेज करते हैं कोई भी टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट, तो हमारा कैश फ्लो नेगेटिव में होता है, यानी कि आउटफ्लो होता है हमारा कैश। जब भी हम कोई चीज़ सामान मतलब जब भी कोई एसेट खरीदते हैं तो कैश जाता है, सिंपल सी बात है। और जब भी कोई बेचते हैं टेंजिबल एसेट या इनटेंजिबल एसेट, जब भी कोई बेचेगी तो कैश आता है। अब वो लॉस में बेच सकते हैं या प्रॉफिट में बेच सकते हैं, लेकिन लॉस और प्रॉफिट या डेप्रिसिएशन ये सब चीज़ें इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नहीं लिखी जाती, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है। लॉस, प्रॉफिट या डेप्रिसिएशन, ध्यान रखना बात, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी में जाती है। इसके अंदर कोई नहीं लिखा जाता, इसके अंदर सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में परचेज करा या सेल करा, बस ये लिखा जाएगा। समझ आएगी बात। उसके बाद और कौन सा नॉन करंट हो सकती है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट हो सकती है आपके सामने। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जैसे कि आपने किसी शेयर में पैसा लगा रखा है, डिबेंचर में पैसा लगा रखा है, तो आपको इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है ना, मान लो किसी डिबेंचर में पैसा लगा रखा है तो इंटरेस्ट मिलेगा, पे नहीं करोगे आप, मिलेगा। तो मिलेगा तो कैश प्लस होगा, तो ये प्लस करना होगा। आपने किसी शेयर में पैसा लगा रखा है तो आपको डिविडेंड मिलेगा बदले में, तो डिविडेंड रिसीव होगा। तो कहाँ प्लस करना है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी प्लस करना है। समझ आ रही बात। ऐसे ही अगर किसी को आपने लोन दे रखा है, एक और चीज़ आती है, वो होती है लॉन्ग टर्म लोन्स एंड एडवांस, ये भी आता है। अगर आपने किसी को लोन दे रखा है या एडवांस दे रखा है तो भी पैसा आता है। ठीक है, और उसके बदले में अगर आपको इंटरेस्ट मिल रहा है तो भी प्लस करना है। इस तरीके से इन्वेस्टिंग एक्टिविटी का कैश फ्लो बनता है। तो ये सब चीज़ें आने वाली है। लेकिन कई बार क्या होता है कि ये जो परचेज और सेल है फिक्स्ड एसेट का, इसके लिए हमें एक अकाउंट बनाना पड़ता है। अब वो हम समझते हैं कि वो अकाउंट किस तरह से बनता है। चलिए अब वो बात समझते हैं। तो देखिए इसको बोलते हैं फिक्स्ड एसेट अकाउंट। तो यहाँ पर फिक्स्ड एसेट अकाउंट अगर आपको बनाना है तो किस तरीके से बनता है अब हम उसको समझते हैं। यहाँ पर सिर्फ फिक्स्ड एसेट अकाउंट, बेसिकली नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी हो सकता है ये, लेकिन ज़्यादातर क्योंकि फिक्स्ड अकाउंट बनता है तो वही समझना। और एक बार फॉर्मेट समझिए तो बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। बात समझो बस क्या करेगा। देखो सबसे पहले आपको क्या लिखना होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ये डेबिट साइड पे लिखना होता है क्योंकि एसेट का बैलेंस डेबिट बैलेंस होता है, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। ठीक है, फिर साल जब खत्म होता है तो आपके सामने बाय बैलेंस सीडी आता है। मतलब जो बेसिकली आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पर जो बैलेंस बीडी है ना, ये कौन सा लिखा जाएगा, ये ओपनिंग बैलेंस। ओपनिंग बैलेंस ये कह सकते हो, या प्रीवियस ईयर का, जो प्रीवियस ईयर का फिक्स्ड एसेट अकाउंट का बैलेंस। जैसे आपको बैलेंस शीट दे रखी होगी, बैलेंस शीट में ये आपको मिल जाएगा, एक 22 है एक 23 ईयर है, तो 22 वाला बैलेंस ब्रॉट डाउन है और 23 वाला बैलेंस सीडी है। तो ये करंट ईयर का बैलेंस होता है, करंट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस बोलते हैं ऐसे। ये करंट ईयर का बैलेंस होगा। समझ आ रही बात। बैलेंस बीडी, बैलेंस सीडी, पहले आपको ये लिखना है फिक्स्ड एसेट अकाउंट जब बनाना। उसके बाद क्या होता है कि जब भी आप कोई एसेट बेचते हो तो यहाँ पर लिखना है, क्योंकि जब बढ़ता है तो डेबिट साइड पे लिखते हैं, घटता है तो यहाँ लिखते हैं। तो जब भी कोई एसेट बिका तो यहाँ लिखना है बाय बैंक अकाउंट, और ब्रैकेट में लिखना है कि किस चीज़ का पैसा आया, सेल करिए आपने। अब जब सेल करते हो तो भैया प्रॉफिट में करते हो या लॉस में करते हो, तो वो भी दिखाना जरूरी होता है। प्रॉफिट या लॉस किस पे बेचा, क्योंकि सेल या तो प्रॉफिट पे होगा
प्रॉफिट पे है तो प्रॉफिट इधर लिख के दिखाना है, लॉस पे है तो लॉस इधर लिख के दिखाना है। तो अगर लॉस पे है तो यहाँ लिखना है बाय लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट। नाम हो सकता है कोई फिक्स्ड एसेट का, जैसे कि मशीन वगैरह, या इसे आप बाय स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिख सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये लॉस ट्रांसफर होता है स्टेटमेंट ऑफ P&L अकाउंट में। और अगर प्रॉफिट है तो यहाँ लिखना है टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट अकाउंट। क्लियर है यहाँ तक? ये बात समझ में आ गई यहाँ तक, ठीक है। अब क्योंकि देखो अब मैंने ऊपर क्या लिखा है, फिक्स्ड एसेट अकाउंट एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। अगर ये फिक्स्ड एसेट अकाउंट मतलब आपके सामने ऐसा है रिटर्न डाउन का मतलब क्या होता है कि जिसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो रखा है, यानी कि जिसमें बुक वैल्यू गिवन होती है। जब क्वेश्चन में ये कहेगा ना कि भैया हमने एसेट बेचा, इतनी बुक वैल्यू थी, इतने का बेचा, तो समझ जाना कि भैया यही वाला अकाउंट बनने वाला है। क्योंकि बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है कि जिसमें डेप्रिसिएशन ऑलरेडी माइनस हो रखा है, माइनस करना नहीं है अलग से। यानी कि इस अकाउंट में ये जो वैल्यू गिवन होगी, जो भी इसकी वैल्यू, ये सब वैल्यू में डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा है ऑलरेडी, अलग से नहीं करना, अलग से बाद में। तो जब जिस अकाउंट में डेप्रिसिएशन माइनस हो रखा होता है वो रिटर्न डाउन होती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि आपको इस साल डेप्रिसिएशन कितना लगा वो फिक्स्ड एसेट के ऊपर लगाना पड़ता है, क्योंकि फिक्स्ड एसेट के ऊपर ही डेप्रिसिएशन लगता है रिटर्न डाउन पे। तो यहाँ पर लिखना पड़ता है फिर बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, यानी कि जो इस साल डेप्रिसिएशन लगा, क्योंकि हर साल डेप्रिसिएशन लगता है कोई भी फिक्स्ड एसेट है, तो जिस साल डेप्रिसिएशन लगा, ठीक है, तो वो उस साल का डेप्रिसिएशन कितना लगा वो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। अच्छा, अगर ये इनटेंजिबल एसेट है तो क्या लिखना फिर वो भी बताता हूँ। अगर टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन लगता है, इनटेंजिबल है तो क्या लगता है, एमोटाइजेशन बोलते हैं। दोनों का मतलब वही है कि वैल्यू का कम होना, लेकिन इनटेंजिबल है तो एमोटाइजेशन लिखना है, टेंजिबल है तो डेप्रिसिएशन लिखना है। समझ आ गई बात? तो ये चीज़ है। अब होगा क्या, आपके सामने ये सब चीज़ें गिवन होगी, यहाँ पर एक और चीज़ आती है, उसका नाम हो जाएगा खरीदी मशीन। फिक्स्ड एसेट खरीदा तो क्या लिखना है यहाँ पर, टू बैक अकाउंट परचेज। बेचा तो यहाँ लिखना है, खरीदा तो यहाँ लिखना है। इसमें अकाउंट बनाने का पर्पस ये होता है कि आपके सामने सब कुछ गिवन होगा, कुछ चीज़ें गिवन नहीं होगी, कुछ चीज़ निकालनी पड़ेगी। या तो आपको निकालना पड़ेगा सेल, या फिर परचेज निकालना पड़ेगा, या फिर आपको निकालना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। इस तरह से को निकालना पड़ेगा। आपके सामने ये साइड कई बार बड़ी आएगी, आपके सामने परचेज गिवन नहीं होगा तो परचेज निकलेगा टोटल में से सब कुछ माइनस करने के बाद। तो अगर लग रहा है कि अकाउंट बनाते हुए कि ये साइड छोटी आ रही है, ये साइड का टोटल बड़ा आ रहा है, ये साइड छोटी आ रही है, तो समझ आना यहाँ पर क्या आएगा, परचेज आएगा। अगर आपको लग रहा है कि ये साइड छोटी आ रही है, ये साइड बड़ी आ रही है, तो यहाँ पर या तो सेल आएगा या फिर डेप्रिसिएशन या एमोटाइजेशन आएगा। अब वो देखना पड़ेगा, अगर सेल ऑलरेडी गिवन था तो डेप्रिसिएशन ही आएगा फिर, और अगर डेप्रिसिएशन गिवन था तो सेल आएगा, ठीक है। ये नहीं आता ज़्यादा लॉस और गेन, ये हमें ज़्यादा क्वेश्चन में गिवन होता है, ठीक है। अब हम समझते हैं दूसरे तरह के अकाउंट कैसे बनता है, इसे वो समझते हैं। पहले यहाँ तक समझ में आ गया? तो देखो इसमें दूसरे तरह का अकाउंट कैसे बनता है। बेसिकली दूसरे तरह के अकाउंट में क्या होगा कि इसमें दो अकाउंट बनेंगे, फिक्स्ड एसेट अकाउंट बनेगा, लेकिन ये वैल्यू एट कॉस्ट की बनोगी। जैसे मैंने उसमें लिखा था एट रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, वो रिटर्न डाउन वैल्यू थी, ये एट कॉस्ट है, मतलब कि इसके ऊपर डेप्रिसिएशन माइनस नहीं हो रखा, यानी कि जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा वो इस अकाउंट में नहीं लगता। कहने का मतलब ये होता है कॉस्ट, जब एट कॉस्ट वाला अकाउंट बनाते हैं तो उसके अंदर डेप्रिसिएशन कभी लगता नहीं है। डेप्रिसिएशन लगता है दूसरे अकाउंट में, उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। इसका नाम है इसलिए पड़ा है कि एक्यूमुलेटेड का मतलब जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा उसमें वो सारा एक अकाउंट में इकट्ठा हो जाएगा, उसका नाम है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। और वो इस अकाउंट से इस अकाउंट ट्रांसफ़र होगा, तब होगा जब मशीन कोई बेची हो। जब भी कोई मशीन बेचेंगे तो उसके ऊपर जितना डेप्रिसिएशन लगने वाला है वो इस अकाउंट से लिया जाएगा और यहाँ भेज दिया जाएगा, ठीक है। तो देखो सब कुछ वही है, यहाँ पर भी लिखेंगे टू बैलेंस BD जैसे कि पहले लिखा था, और यहाँ लिखेंगे बाय बैलेंस CD। और लेकिन होता क्या है कि इस वाले अकाउंट का बैलेंस होता है BD, यहाँ पर आता है बैलेंस BD, यहाँ पर नहीं आता क्योंकि ये एक तरह का लायबिलिटी वाला अकाउंट है, और इधर आता है इसका टू बैलेंस CD, ठीक है। अब मशीन बेची तो यहाँ लिखेंगे बाय बैंक अकाउंट,
सेल। अब जितना उस मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा अब तक के का, वो यहाँ से लेगी। देखिए इस अकाउंट में डेप्रिसिएशन लगता है इस साइड पे और ट्रांसफ़र करते हैं इस साइड से। तो जिस अकाउंट में ट्रांसफ़र करना है उसका नाम लिख देंगे टू मशीन अकाउंट, या फिर जो भी नाम है, जब नाम नहीं पता तो फिश अकाउंट। तो जितना मशीन के ऊपर डेप्रिसिएशन लगना है वो यहाँ से लेंगे और ट्रांसफ़र कर देंगे किस साइड में, उल्टी साइड पे होता है ट्रांसफ़र। यहाँ से लिया और ट्रांसफ़र होता है उस साइड पे, फिक्स अकाउंट में, क्रेडिट साइड पे क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो बाय जो जिस अकाउंट से आ रहा है उसका नाम लिख देंगे बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट। फिर वही चीज़ है कि अगर लॉस बेचा तो लॉस आएगा, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन या फिर जो भी फिक्स एसेट है। और अगर प्रॉफिट बेचा तो यहाँ आएगा टू गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट अकाउंट। अच्छा, अगर परचेस निकालना है या परचेस गिवन है तो यहाँ लिखिएगा टू बैंक अकाउंट परचेज। सिंपल। फ़र्क क्या है? फ़र्क देखो ये है कि यहाँ से लेकर यहाँ भेजना। एक और फ़र्क है कि जो इस साल का डेप्रिसिएशन होगा मशीन के ऊपर या कोई भी फिक्स एसेट के ऊपर या एमोर्टाइजेशन जो भी है, जो इस साल का लगेगा वो यहाँ नहीं लगेगा। रिटर्न डाउन में तो, रिटर्न डाउन वैल्यू में तो यहीं पे लगता था डेप्रिसिएशन, बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। नहीं, इस वाले अकाउंट में लगेगा वो, यहाँ लिखना है बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। जो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट यहाँ लिखते हैं वो इस क्वेश्चन में, इस तरीके के अकाउंट में यहाँ लगेगा, क्योंकि हमने एट कॉस्ट वैल्यू पे कभी डेप्रिसिएशन नहीं लगता। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इसलिए खोलना है ताकि जो भी डेप्रिसिएशन लगेगा हर साल का वो इस अकाउंट में लगेगा, इस अकाउंट में नहीं लगेगा। तो बेसिकली ये तरह का अकाउंट होता है। तो ये भी अकाउंट बनाने का पर्पज़ क्या होता है कि कई बार आपको ये वैल्यू गिवन नहीं होती या ये वैल्यू गिवन नहीं होती है, वो निकालनी होती है। और इस अकाउंट का पर्पज़ मैं बता ही चुका हूँ, या तो सेल निकालना होगा या परचेज निकालना होगा, इस तरह से। ठीक है। सो अब क्वेश्चन एक करते हैं ताकि बेटर चीज़ें क्लियर हो जाए। करेंगे क्वेश्चन नंबर 23। ध्यान से देखो इस वीडियो को और इस क्वेश्चन को देखो ध्यान से। ये करने वाला है, इसको तो अच्छे से आपको समझ में आएगा ये अकाउंट बनते कैसे है। तो सबसे पहले ये देखो, कैलकुलेट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, पर्टिकुलर्स इन्वेस्टमेंट लिखा हुआ है ये कि 10% डिवेंचर में हमने इन्वेस्ट कर रखा है। मैंने क्या बताया था, इसमें ये देखना होगा आपको, अगर इन्वेस्ट कर रखा है तो पहली बात तो अगर कुछ भी अगर बढ़ता है ना कोई भी एसेट तो माइनस होता है, माइनस में होता है। और इंटरेस्ट 10% का है, ये 10% है, इंटरेस्ट मिलेगा इसके अंदर, देंगे नहीं, वो भी प्लस करेगी। लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स एसेट है, टेंजिबल वाला। इसका देखते नीचे क्या क्या लिखा हुआ है। पहले तो लिखा हुआ है कि आधा इन्वेस्टमेंट बेच दिया 10% के प्रॉफिट पे। तो ये इसका भी एक अकाउंट बनेगा, ध्यान से समझना। इन्वेस्टमेंट का भी एक अकाउंट बन सकता है, वो बिल्कुल वैसा ही बनेगा जैसा कि हमने फिक्स एसेट अकाउंट अभी देखा। क्योंकि अगर ये नीचे कुछ लिखा आ गया कि भैया बेचा है, प्रॉफिट पे बेचा है, मतलब कुछ भी अगर एडिशनल इन्फॉर्मेशन किसी एसेट के बारे में नीचे लिख दी तो समझ जाओ उसका अकाउंट बनेगा। नहीं लिखता तो नहीं बनाते, फिर तो सीधा चेक कर लेता कि भैया बढ़ा है तो इसका माइनस होगा, घटा है तो बेचा होगा, माइनस प्लस होगा। लेकिन यहाँ पर कुछ बातें लिख दी तो यहाँ पर एक अकाउंट बनाना पड़ेगा, उसका नाम है इन्वेस्टमेंट अकाउंट। ये जो है इन्वेस्टमेंट इन डिवेंचर्स अकाउंट, 10% डिवेंचर अकाउंट, ठीक है, लिखा हो जाए। या खाली एक नॉन करंट इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी ले सकते हैं ऐसे, वो बनेगा। तो अकाउंट कैसा बनेगा? बिल्कुल ऐसे ही बनेगा जैसे कि अभी देखा, जैसा फिक्स अकाउंट देखा था वैसे ही बनेगा, ठीक है, उसी टाइप से बनेगा। यहाँ लिखेंगे पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स, यहाँ लिखते हैं टू बैलेंस BD। अब ये कहाँ से मिलेगा? देखो ध्यान से, 2023 में 10 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट है, 2022 में 5 लाख रुपए की है। 22 वाला यहाँ लिखते हैं, यानी कि पिछले साल का यहाँ लिखेंगे, और इस साल का कहाँ लिखेंगे? यहाँ पर बाय बैलेंस CD 10 लाख रुपये। उसके बाद देखो क्या लिखा था, हाफ ऑफ द इन्वेस्टमेंट हेल्ड इन द बिगिनिंग। जो बिगिनिंग में इन्वेस्टमेंट थी, बिगिनिंग में ये वाली थी, उसका आधा इन्वेस्टमेंट 10% के प्रॉफिट में बेच दिया। तो बिगिनिंग में ये थी, इसका आधा कितना होता है? 2.5 लाख। 5 लाख का आधा 2.5 लाख, 10% के प्रॉफिट में, तो इसका 10% कितना होता है? 10% 2.5 लाख का प्रॉफिट में बेची है तो प्रॉफिट प्लस करते हैं ना बेचते हैं, तो 2.5 लाख प्लस 25,000, यानी कि 2,75,000 की बेची है। तो यहाँ लिखिए बेची है तो बाय बैंक अकाउंट
75,000, ठीक है। बेची है तो बेची है तो प्रॉफिट में बेचे तो प्रॉफिट प्लस करके बेचते हैं, लॉस में बेचे तो लॉस माइनस करते हैं। अब प्रॉफिट बेचे ना तो प्रॉफिट कहाँ लिखते भी मैंने बताया था यहाँ, टू गेन ऑन सेल ऑफ, अब इन्वेस्टमेंट तो यहाँ लिखते हैं इन्वेस्टमेंट अकाउंट, 25,000 रुपये का प्रॉफिट आया था। अब ये अकाउंट में कुछ नहीं आएगा, मतलब अब ना तो खरीदने के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है मेरे पास, बस बेचने के बारे में थी। अब मैंने क्या बताया था कि आप देखो पहले बड़ी साइड का टोटल कर लो और देख लो कि छोटी साइड कहाँ नहीं। तो अब ध्यान से देखोगे तो यही बड़ी आ रही है, 12,75,000 रुपये आ रहा है इसका टोटल, और पहले आप यही टोटल यहाँ लिख दो, ठीक है। फिर यहाँ पर देखो अगर इस साइड पे कोई छोटा आया तो मैंने बताया था कि इसे परचेज लिखिए, अगर इस साइड पे कोई छोटी साइड आई तो यहाँ पर इसका मतलब यहाँ पर क्योंकि एक ही चीज़ रहती है बैंक अकाउंट परचेज, क्योंकि बेसिकली गेन तो आ ही नहीं सकता ना, इन्वेस्टमेंट कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में खरीदना बेचना आता है, इंटरेस्ट मिला डिविडेंड मिला ये सब आता है। गेन आपका नॉन कैश है, मतलब गेन नहीं आता, कभी भी ध्यान रखना बात, ठीक है। गेन नहीं आता क्योंकि गेन जो है वो नॉन ऑपरेटिंग है, या फिर आप समझ सकते गेन जो है वो नहीं आ सकता, वो तो बेसिकली वो तो बेचने के अंदर इंक्लूड हो गया ना, आपको गेन नहीं आ सकता, ठीक है। बेचने के अंदर वो गेन इंक्लूड है, सेल आएगा सीधा, गेन नहीं आएगा अलग से। तो इधर जो छोटा आया साइड वो कभी गेन नहीं आ सकता, सिर्फ परचेज ही आएगा। तो परचेज आएगा, देखते हैं 12,75,000 में से हम माइनस कर देंगे 5,25,000, ठीक है। तो 12,75,000 में से हम माइनस कर देंगे 5,25,000, तो ये आ जाएगा 7.5 लाख रुपये। यहाँ लिख देते हैं बैलेंसिंग फिगर, कि ये फिगर कैसे निकाली है, बैलेंसिंग, समझ गए बात को। ऐसे ही लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट भी बनेगा, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट, देखो लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट बनेगा यहाँ पर, ये भी एक फिक्स्ड एसेट अकाउंट है। अब पता कौन चलेगा कि कौन सा अकाउंट है, रिटर्न डाउन है या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। तो देखो मैं आपको बड़ा सिंपल बताता हूँ, अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन के बैलेंस नहीं दे रखे आपके सामने, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट के बैलेंस बीडी बैलेंस सीडी नहीं दे रखा, यानी कि करंट ईयर प्रीवियस ईयर के, तो समझ जाओ वो रिटर्न डाउन वाला ही आपका अकाउंट बनेगा, रिटर्न डाउन वाला ही, ठीक है। तो यहाँ लिखेगा तो वही पर्टिकुलर्स अमाउंट और पर्टिकुलर्स अमाउंट, यहाँ लिखते हैं सबसे पहले टू बैलेंस बीडी, और फिर यहाँ लिखते हैं बाय बैलेंस सीडी। क्या कहते रखा है, लैंड एंड बिल्डिंग का पिछले साल का बैलेंस है 9 लाख का, और इस साल का बैलेंस है 15 लाख का, ठीक है। ये क्या लिखा हुआ है कि डेप्रिसिएशन लगा है इस साल का 50,000 का, तो क्योंकि ये रिटर्न डाउन वैल्यू वाला मेथड है तो उसमें डेप्रिसिएशन यही इसी अकाउंट में लगेगा। अगर ये दूसरा मेथड होता तो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लिखता हो ना, तो यहाँ पर लिखेंगे बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट। बेचने के बारे में कुछ नहीं पता, ना खरीदने के बारे में कुछ पता है, कुछ नहीं पता, बेचने के बारे में ना खरीदने के बारे में पता है। अब हमें सिंपल क्या करना पड़ेगा, यहाँ से चेक करना पड़ेगा कि बड़ी साइड कौन सी आ रही है। तो ध्यान से देखोगे तो बड़ी साइड ये आ रही है, तो ये आ रही है बड़ी साइड, यही टोटल करेंगे 15,50,000 का, और यही टोटल यहाँ देते हैं 15,50,000, और यहाँ से इसको माइनस करेंगे। और मैंने क्या बताया कि अगर यहाँ पे जो भी छोटी साइड आएगी तो उसका नाम हमेशा टू बैंक अकाउंट परचेज ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर इसका छोटी साइड आएगी तो परचेज ही किया होगा, ठीक है। तो बैलेंस ही फिगर आता है 15,75,000 25,000 में से, मतलब 15,50,000 में से 9 लाख माइनस कर देंगे हम, ठीक है, 9 लाख, तो यह आ जाएगा 4,50,000। क्लियर हो गई यहाँ तक बात। अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, ये वर्किंग नोट बनाना है वैसे, अब हम बनाएंगे कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। चलिए हम बनाते हैं। तो देखो इसमें सबसे पहले लिखेंगे जो हमने पहले तो लिखा था सेल ऑफ, हमने इन्वेस्टमेंट को सेल करा था तो वो भी लिखेंगे। वो हमने निकाला था 2-2.5 लाख की इन्वेस्टमेंट, 25 के प्रॉफिट बेची थे, 2,75,000 रुपये आया था। और फिर उसी अकाउंट में निकाला था कि परचेज कितना किया था, वो भी लिखेंगे यहाँ पर, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट। और वो हमने खुद निकाला था माइनस करने के बाद सब कुछ, जब इधर आया था 15 लाख, मतलब ऐसे 15 लाख 2 लाख 15 लाख, हाँ 17,75,000 ऐसे कुछ आ रहा था। और फिर हमने उसको माइनस किया था, उसमें से 15 लाख, हाँ ये कुछ आ रहा था, तो इसलिए हमने माइनस करके जब निकाला था तो वो आया था 7.5 लाख रुपये कुछ आ रहा था, ठीक है। और ये माइनस में लिखेंगे परचेज। फिर इधर आएंगे तो हमने इधर निकाला था, आप ध्यान से देखोगे तो लैंड एंड बिल्डिंग को, इसमें सिर्फ परचेज आया था, परचेज, तो परचेज ऑफ लैंड एंड बिल्डिंग आया था
और वो आया था 4.5 लाख, और मैंने एक बताया था परचेज हमेशा माइनस में लिखते हैं। अब आप देखो इसमें थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट रिसीव हुआ इन्वेस्टमेंट 75,000, इंटरेस्ट मिला, ये भी यहाँ लिखते हैं, और ये प्लस होता है, इन्वेस्टमेंट करी तो इंटरेस्ट मिलेगा कभी ना कभी, तो इंटरेस्ट रिसीव और इन्वेस्टमेंट ये प्लस करेंगे 75,000, तो आपका आएगा इसको इनमें से माइनस करके माइनस का 10.5 लाख रुपए। और जब आपका ये आया तो ये 10.5 लाख रुपए आएगा माइनस का, वो भी तो जब माइनस में आया तो आपको लिखना है कैश यूज्ड इन, यूज्ड वर्ड आएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, और अगर पॉजिटिव में आया तो प्लस वर्ड, आपको कैश फ्लो आएगा वर्ड, ठीक है। तो अगली वीडियो में हम इसकी बात करेंगे एक्यूमुलेटेड डेरिवेशन वाला। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और आगे वीडियो आती रहेगी। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं अगली वीडियो।